गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने कल की क्लास में पढ़ा था, विद्युत अपघटन पढ़ा था, फैराडे के नियम पढ़े थे आपने, उससे रिलेटेड विद्युत अपघटन से दूसरी चीज आपने पढ़ी थी। हाँ, यही पढ़ा था फिलहाल हमने ना। फिर हमने बोला था आपको कि आपका जो फैराडे के नियम है उससे रिलेटेड आपके लिए न्यूमेरिकल लाया जाएगा। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, वह है आपके पास में शुष्क सेल। क्या है? शुष्क सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई सेल भी कहते हैं। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से भी स्टडी करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम चलो थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप सबसे पहले विद्युत अपघटन। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके पास में जो विद्युत अपघटन होता है और गैल्वेनिक सेल, हालांकि मैंने इसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखाया था कि आपके पास में जो विद्युत अपघटन होता है और गैल्वेनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपने जब गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा और अब आपको विद्युत अपघटन सेल भी पढ़ा दिया है, तो आपको अब उसमें अंतर स्पष्ट आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल होता है उसमें जो आपका एनोड होता है, एक और चीज जो आपके पास में गैल्वेनिक सेल है ना, उसमें आपका जो एनोड और कैथोड है वो क्या होते हैं? अलग अलग रूप में होते हैं। दो पात्र होते हैं ना आपके पास में, एक होता है एनोड के रूप में, एक होता है कैथोड के रूप में, ठीक है। और हम उसमें सॉल्ट ब्रिज के थ्रू क्या करते थे? जोड़ते थे। उसमें हम क्या करते थे? आपको रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते थे। क्लियर भी बात? दूसरी चीज मैंने आपको बताया होगा कि जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें हम जो एनोड होता है वो हमारा किस रूप में होता है? ऋणात्मक रूप में होता है। जो आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें जो आपका एनोड होता है वो किसके रूप में कार्य करता है? उसका जो ध्रुव होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर व्यूअर? कल शायद मैंने आपको उल्टा बता दिया था, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कि आपके पास में जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो एनोड होता है वो ऋणात्मक रूप में कार्य करता है, और जो आपके पास में विद्युत अपघटनी सेल है उसमें जो आपका एनोड होता है वो धनात्मक के रूप में कार्यरत होता है। क्लियर? दूसरी चीज इसमें आपके पास में एक और बताई गई थी आपको, कि जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है वो एक ही आपके पास में क्या होता है? एक ही पात्र होता है। उसमें आपका एक तरफ एनोड होता है, दूसरी तरफ आपके पास में क्या होता है? कैथोड होता है। क्लियर? जबकि गैल्वेनिक सेल में आपके पास में अलग एनोड होता है, अलग क्या होता है? कैथोड होता है। यह आपने पढ़ लिया था विद्युत अपघटन। फिर हमने उससे आगे पढ़ा था आपके पास में कि जो विद्युत अपघटन से रिलेटेड कुछ नियम है। नियम माइकल फेराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1834 में 1834 में दो नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है। पहला नियम था कि आपके पास में किसी विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रोड में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है? जो उसमें प्रवाहित आवेश है, ठीक है। जो आपके पास में क्या था? प्रथम नियम था। प्रथम नियम, रिवीजन जरूरी है, बार बार बताया जाता है, आपको भी क्या करना है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास में क्या था कि विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा आपको पता है क्या होती है? आपके पास में W होता है। पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है किसके? जो उसमें प्रवाहित आवेश होगा उसके क्या हो जाएगी? समानुपाती। तो यहाँ पे समानुपाती का सिंबल लगाएंगे ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपका जो समानुपाती का हम सिंबल हटाते हैं, जब हम इसमें समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे W = ZQ, जहाँ पे हमारा जो Z है वो क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास में? रासायनिक तुल्यांक। दूसरी चीज हमें पता होती है कि किंतु जो हमारा Q है वो Q = हमारे पास में क्या होता है? IT होता है। क्लियर? तो Q = क्या हो जाएगा? IT। तो यहाँ पे रख दो आप, तो ZIT आपके पास में क्या हो जाएगा? ये बन जाता है आपके पास में प्रथम नियम। इससे रिलेटेड आपके पास में न्यूमेरिकल आएंगे, वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या है आपके पास में? क्या बोलता है कि किसी आपके पास में क्या है? 2 वोल्ट मीटर है, ठीक है। क्या है आपके पास में? 2 वोल्ट मीटर है। उन दोनों वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली जो आपके पास में 2 वोल्ट मीटर है। उन 2 वोल्ट मीटर में पहला हमारे पास में प्रथम वोल्ट मीटर के लिए निकालेंगे कि जो आपके पास में, सिंपल सी बात है, आपको इतना याद रखना है कि जो आपके पास में कोई इलेक्ट्रोड है
कोई इलेक्ट्रोड है उसमें जो मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है, रासायनिक सॉरी किसके, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार आपको पता है ना किससे, ई से डिनोट करते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास में 2 वोल्ट मीटर होते हैं। प्रथम वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में क्या आ जाता है, W1, ठीक है, समानुपाती होगा E1 के, ठीक है, तुल्यांकी भार के। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास में द्वितीयक वोल्ट मीटर के लिए क्या हो जाएगा, W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के, ठीक है। फिर हमने क्या करा था आपके पास में समीकरण 1 और 2 में, तो ये आ जाता था हमारे पास में W1 इक्वस टू W1 अपॉन W2 इक्वस टू आपके पास में क्या आ जाता था, E1 अपॉन E2। क्लियर, ये बन जाता है आपके पास में समीकरण नंबर 2। फिलहाल आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो इन दोनों फॉर्मूले से ही आपके पास में इनको सॉल्व कराए जाएंगे। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज इसमें आपके पास में क्या है कि मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल है पहले आपके पास में कि विद्युत अपघटन की क्रिया में एक वोल्ट मीटर है, में आपके पास में क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास में आई है, विद्युत धारा है कि धारा निरंतर 3 घंटे तक, 3 घंटे तक। इसका मतलब दैट्स मीन यहाँ पे क्या दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, जो आपको दिख रहा है, जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले वो लिख दो। मीन्स कि जैसे जैसे आपको दिख रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे सबसे पहले आपको टी दिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टी देखते हैं। टी टाइम हो गया आपके पास में, सेकंड में चेंज करो तो 3 × 60 × 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ये हो जाएगा आपके पास में 10800 सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 × 6 36, 36 × 3 कितना हो जाएगा 108 और आपके पास में 00, ठीक है, सेकेंड। क्लियर। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, विलियन में आई दे रखा है। आई कितना दे रखा है आपको, 10 एम्पियर। यूनिट भी लिख देना भाई, 10 एम्पियर। ये क्या दे रखा आपको, 10 एम्पियर, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। 3 घंटे तक प्रवाहित की गई तो कैथोड में होने वाले Cu तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, W निकालना है। जो आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें आपका यूज होगा फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। क्योंकि फैराडे के प्रथम नियम में क्या है, आपके पास में I है, T है, दूसरा आपके पास में यहाँ पे Z आपको निकालना है, तीसरी चीज आपके पास में क्या पूछा गया, W। सिंपल सी बात है यार, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। तो W में आप क्या लगा सॉरी, Z इक्वल टू आपके पास में Z इक्वल टू आपका क्या हो, जो Z है, Z क्या है, यहाँ पे एक नियतांक होता है, आपको पता है। तो Z इक्वल टू आपका क्या हो जाता है यहाँ पे E/F, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा है, ठीक है। F क्या है यहाँ पे, एक फैराडे है, ठीक। तो Z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, E/F। F क्या है, 96500। अब हमें E निकालना है। E क्या है आपके पास में, तुल्यांकी भार है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार निकालोगे आप, तो तुल्यांकी भार इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले तुल्यांकी भार के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अणुभार पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पास में कॉपर होता है, इसका अणुभार कितना होता है, 63, ठीक है। कॉपर का अणुभार कितना होता है आपके पास में, 63। तो अणुभार अपॉन में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, संयोजकता, ठीक है। संयोजकता आपको N से हम क्या करते हैं सॉरी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हाँ दे रखा है ना आपके पास में। तो जो आपके पास में कॉपर होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है आपके पास में E कोस्ट, आप क्या लिख दो यहाँ पे 63 अपॉन, तो इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 2, ठीक है। यहाँ कहीं पे आप लिख देना, ठीक है। इसी के बगल में लिख देती हूँ मैं, ये M हो गया आपका, और यहाँ पे जो N होता है वो होता है 2। क्लियर। तो 63 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपका 31.5। क्लियर हुआ। तो तुल्यांकी भार आपके पास में कितना आ गया, 31/2 सॉरी 33 अपॉन 2, 31 63 अपॉन 2 31.5, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वैल्यू रख देनी है, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको नीचे लिख देना, ठीक है। ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो 60, ये हो जाएगा आपके पास में 31.59650, ठीक है। इतनी बात क्लियर, जो दिया था सब कुछ लिख दिया, ठीक है। W का मान निकालना है तो आप यहाँ पे लिखोगे W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब आप लिखोगे यहाँ पे
क्या लिखोगे? फैराडे के प्रथम नियम से। हो सकता है किसी को एक ही बार में समझ में ना आए, ठीक है, न्यूमेरिकल है तो हो सकता है दोबारा समझाया जाएगा आपको, ठीक। तो जो आपका फैराडे का पहला नियम होता है वो होता है आपके पास में W इक्वल्स टू Z I T। तो W इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? W, Z की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में? 31.5 अपॉन 96500, ठीक है, इंटू में आपके पास में क्या है? I है, इंटू में कितना है? T है, ठीक। जीरो से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इस 10 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल, कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में W इक्वल्स टू 315 इंटू 108 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में? 965। फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आपके पास में आंसर। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में लगभग 35.25। अब फटाफट से आपने कमेंट करना है किस किस का आंसर ये आया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा स्पीड क्या कर रखी है आपने, ज़्यादा कर रखी है, तो क्या कर लेना है, जब आप यहाँ पे पहले जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, फिर खुद से किया कीजिए आप, ठीक है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। फिर अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, जो जो गिवन है वो लिख देना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो सके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चलो फिर से देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले विद्युत अपघटन की क्रिया में 1 वोल्ट मीटर में कॉपर सल्फेट के विलयन में 10 एम्पियर की धारा क्या कर रखी है, निरंतर 3 घंटे तक प्रवाहित की गई। तो कैथोड में होने वाली तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तांबे की मात्रा है, इसका मतलब क्या है, पदार्थ की मात्रा है, पूछा गया है आपको, तो W हो गया, ठीक। दूसरी चीज T दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। विद्युत धारा I दे रखा है, लिख दीजिए। एन आपको पता है, ये आपको यहाँ पे कॉपर का अनुभार दिया गया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया गया होगा तो आपको बता रखा है, ठीक है, टेबल बता रखी है आपको, नहीं आपको याद है तो याद कर लेना उसको, ठीक है। एन इक्वल्स टू आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर भी बात। ई इक्वल्स टू आपके पास में क्या आ जाएगा, अणुभार अपॉन संयोजकता। ये तो भाई आप तो आपको अच्छे से ऐसे माइंड में सेट हो गया होगा ना, जैसे बोला तुल्यांकी भार आपने फटाफट से करा M अपॉन N, ठीक है। तो M आपको पता है 63/2, तो ये जाएगा 31.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपका फैराडे का प्रथम नियम था वो क्या बोलता है कि W इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में ZIT, ठीक है। तो जो जो आपने मान निकाल दिया गया था फैराडे के प्रथम नियम में रख दीजिए। तो W इक्वल्स टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 315 इंटू 108,965। तो आंसर आपके पास में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपके पास में क्या आ जाएगा, 35.25 ग्राम। क्लियर विवाद। बहुत सारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसको 35.25, तो ये गलत है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आते हैं उन्हें केवल एक सिंगल डिजिट में पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पे आपके पास में 35.42 इस टाइप से बहुत लंबा डिजिट आए तो आपको सिंगल डिजिट में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल 1000 वगैरह मिलियन वगैरह काउंट करके तब कर रहे हो। खैर इतना ज़्यादा आता नहीं है, 3-4-5 डिजिट तक आपके पास में आ जाता है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो कोशिश करना, ठीक है, खुद से करने की। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि श्रेणी क्रम है। अब आपने क्वेश्चन देखा श्रेणी क्रम है, इसका मतलब क्या है कि 2 वोल्ट मीटर होंगे, ठीक है। इसका मतलब 2 वोल्ट मीटर कहाँ पे थे, फैराडे के द्वितीय नियम में। तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, फिलहाल हमने श्रेणी क्रम से ही हमने अंदाजा लगा दिया कि यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, फैराडे का क्या लगेगा, द्वितीय नियम लगेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े 2 वोल्ट मीटर के में क्रमशः कॉपर सल्फेट तथा AgNO3, ठीक है। क्या है आपके पास में, कॉपर सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो T है वो भी सेम है और जो I है वो भी सेम है। यदि प्रथम वोल्ट मीटर के लिए कैथोड पे 0.5 वोल्ट Cu मुक्त होता है तो द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए कैथोड में मुक्त होने वाली सिल्वर की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला आपको दिया है, दूसरा आपको क्या करना है, W1 आपको दिया है, W2 आपको निकालना है
और E1 और E2 आप कैसे निकालोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि आपके पास में क्या है, जो प्रथम सॉरी प्रथम के लिए प्रथम वोल्ट मीटर, प्रथम वोल्ट मीटर के लिए पहले तो आप वैसे आप अगर क्या करना, आप सबसे पहले गिवन में लिख देना, दिया है Ag का परमाणु भार और दूसरा आपके पास में कॉपर का परमाणु भार। तीसरी चीज आपको पता है कि जो Ag का संयोजकता होती है या हम जो N की मान है, ठीक है, वो N इक्वल आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। कॉपर का हमने अभी पढ़ा था कितना होता है, 2 होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, E1 और E2 आप क्या निकाल सकते हो, बड़े आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिख लिया, क्या लिखा आपने कि प्रथम वोल्ट मीटर के लिए, ठीक है, आपके विलियन क्या है आपके पास में, विलियन CuSO4 में, ठीक है। क्या लिखना है आपने, प्रथम वोल्ट मीटर के लिए विलियन आपके पास में क्या है, CuSO4 में, ठीक है। दूसरी चीज कैथोड पे मुक्त, ठीक है, क्या लिखोगे, कैथोड क्या आ जाएगा, कैथोड पर मुक्त Cu मुक्त होता है, ठीक है। कैथोड पर क्या मुक्त हो रहा है, Cu लिखा है भाई, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, लिखा ही है, ठीक है, कि आपके पास में कैथोड पे क्या मुक्त हो रहा है, Cu मुक्त हो रहा है। तो कैथोड पे Cu मुक्त सॉरी, ठीक है, क्या लिखो, क्या कैथोड पर Cu मुक्त, कॉपर मुक्त होता है, ठीक है। अगर आपके पास में स्पेस होगा तो एक साथ लिख देना, ठीक है। थोड़ा हो सकता है यहाँ पे आपके पास में लाइन क्या हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में जो W1 हो जाएगा तो वो होगा आपके पास में 0.54, ठीक है, ग्राम। W1 क्या हो जाएगा आपके पास में 0.54 ग्राम, आपका क्या हो जाएगा आपके पास में W1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ अच्छा सॉरी, चलो यहाँ पे गड़बड़ तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा 0.54, ठीक है, क्या है यहाँ पे 0.54 है। तो यहाँ पे जब हमारे पास में W1 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो W1 आपके पास में अगर 0.5 भी लिखो ना तो थोड़ा बहुत अंदर आ जाएगा आपके आंसर में, ज्यादा तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा, ठीक है। तो 0.54 क्या हो जाएगा, ग्राम आपका W1 हो जाएगा। क्यों होगा, अब आप बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे कि आपने तो यहाँ पे क्या लिखा है 0.54 वोल्ट लिखा है, अब आप यहाँ पे ग्राम लिख रहे हो, अरे तब क्या किया जाए, ठीक है। तो जो जिसने अच्छे से क्लास पढ़ी होगी उसे तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ से वोल्ट से आपका ग्राम आया होगा, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आपके पास में जो प्लेलिस्ट है उसे अगर आप सीरीज वाइज देखोगे, ठीक है, लेक्चर 1 2 3 सॉरी, इस प्रकार से देखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, बीच से आप कहीं से घुसोगे तो दिक्कत होगी भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि भाई सुबह 7 बजे क्लास चल रही है तो मेरा पिछले का छूट रखा है तो मैं आज आगे का देख लूं, तो अगर नया टॉपिक होगा, बिल्कुल नया होगा, तो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप ले लो क्लास। लेकिन अगर पुराना होगा तो आपको क्या करना है, पहले की वीडियो अपनी कंप्लीट करनी है, फिर आपके दोबारा आपने देखनी है। चलो, तो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ, तो मैं ये बोल रही थी आपके पास में कि जो कैथोड में क्या हो रहा है, Cu मुक्त हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में क्या है कि ये क्या है, ये जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपके पास में जिंक होता है, ठीक है। तो जिंक का जो आप निकालते हो, ऑक्सीडेशन निकालते हो ना, उसका मान निकालते हो तो कितना आता था, 0.76 आता था ना एनोड पे, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब चयन वाला पढ़ा है ना आपने, अभी पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास में जो कैथोड है, कैथोड में आपके पास में कितना दे रखा है, 0.54 कॉपर मुक्त होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसकी क्या दे रखी है, यहाँ पे ग्राम मात्रा दे रखी, सॉरी क्या दे रखा है, पदार्थ की मात्रा दे रखी है कि इसमें ये इतनी पदार्थ, इसकी मात्रा इतनी मुक्त हो रही है। क्लियर हुआ। तो अगर वोल्ट लिखा होगा तो घबराना मत, उसको क्या लिख देना, इसी तरीके से प्रथम वोल्ट मीटर के लिए आ जाएगा आपके पास में विलियन CuSO4 में कैथोड पे मुक्त होता है कॉपर। W1 आपके पास में क्या आ जाएगा, 0.54 ग्राम आपका W1 आ जाएगा। दूसरी चीज आप लिखोगे यहाँ पे कि कॉपर का, ठीक है, कॉपर का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। अब आपके पास में जो कॉपर है इसका जो तुल्यांकी भार होता है वो होगा आपके पास में E = M/N, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 63/2, ये तो अभी निकाला है।
तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कॉपर का तुल्यांक बाहर निकल गया आपके पास में W1 E1 निकल गया। अब आपने क्या करना है, दूसरे के लिए निकालना है। अब आप क्या लिखोगे, द्वितीय द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए, द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए विलयन क्या है आपके पास में, AgNO3। ठीक है, AgNO3 कैथोड पर, कैथोड पे क्या मुक्त हो रहा है आपके पास में, Ag मुक्त हो रहा होगा। ठीक है, हाँ कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag मुक्त हो रहा है। कैथोड पर Ag सिल्वर मुक्त हो रहा है। यहाँ पे भी होता है या हो रहा है, कुछ भी लिख देना आप। ठीक है, लेकिन ये मत लिख लेना प्रेजेंट टेंस में ना, तो पास्ट और फ्यूचर में मत लिख देना कि हाँ होता था और होंगे। ठीक है मुक्त होंगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में विलयन AgNO3 कैथोड पर क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास में जो W2 है वो तो हमने निकालना है, W2 हमने क्या करना है, निकालना है। अब आप सॉरी, जो Ag है, ठीक है, सॉरी बार बार वो थोड़ा हो रहा है, गले में थोड़ी सी खराश है तो झेलनी पड़ रही है आपको यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कुछ खोने के लिए आपको, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने कानों में दिक्कत हो सकती है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका E है वो क्या हो जाएगा, आपका तुल्यांकी भार आपको निकालना है। तुल्यांकी भार आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया। तो E2 क्या हो जाएगा आपके पास में, E2 Ag का जो अणुभार होता है वो होता है आपके पास में 108। ठीक है, M हो गया अणुभार, और जो इसकी जो N का मान होता है Ag का वो होता है 1। ठीक है, तो E2 क्या हो जाएगा आपके पास में, E2 हो जाएगा 108। बस अब क्या चाहिए, अब यहाँ पे आपने लिख देना है, क्या लिखोगे आप, फैराडे के द्वितीय नियम से। ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है, W1/W2 E1/E2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मान रख देना है। W1 का मान कितना था, लगभग था आपके पास में 0.54। ठीक है, और जो आपके पास में E1 था वो कितना था आपका 31.5, E2 कितना था 108 W2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, W2 इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, W2। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसको क्या कर देना, इनकी मल्टीप्लाई कर देना, पक्ष में क्या करोगे आप, W2 निकालोगे ना तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये चलो इसको हम लिख देते हैं अच्छी तरीके से, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि W2 आया तो आया कैसे आया। ठीक है, तो W2 इंटू किसके साथ इंटू होगी 31.5 इक्वल टू आपके पास में 0.54 और इंटू में क्या हो जाएगी 108, ये हो जाएगा। क्लियर? तो W2 इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा 0.54 इंटू 108 और ये हो जाएगा आपके पास में 31.5। क्लियर भी इतनी बात आपको? ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास में W2 इक्वल टू 0.54 इंटू 108 31.5। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, लगभग आएगा ये 1.85 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? देख लेना आप। ठीक है, ये आप जाएगा आपके पास में W2 इक्वल टू ये इतना आ जाएगा, ये लिखोगे आप एज कैथोड, किसमें था ये Ag, इसका मान था ये एज कैथोड Ag। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से लिख लेना कि आपके पास में जो द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए कैथोड Ag का जो पदार्थ की मात्रा है, कैथोड Ag के लिए जो पदार्थ की मात्रा है वो है आपके पास में 1.85 ग्राम। क्लियर हुई बात? ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, हल्का फुल्की, ज्यादा तो था, ज्यादा होता ही नहीं यार किसी क्वेश्चन में तो। क्लियर? तो क्या करा हमने, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, जो दिया था आपको वो आपने लिख दिया। क्लियर हुई बात? प्रथम वोल्ट मीटर के लिए आपके पास में कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या आपका क्या था, जो कैथोड में मुक्त क्या हो रही है कॉपर, तो वो आपके पास में W1 कितना दे रखा था 0.54 ग्राम आपका दिया हुआ था। दूसरी चीज जो आपका कॉपर का तुल्यांकी भार है E1 इक्वल टू M/N दे रखा था, तो 63/2 31.5, ये तो अभी हमने कॉपर के लिए निकाला है।
दोबारा दूसरा हमने क्या करा कि द्वितीय वोल्ट मीटर के लिए विलियन AgNO3 कैथोड पर Ag मुक्त हो रहा है तो W2 निकालना है आपने। E2 आप कैसे निकालोगे, M/N। तो Ag का जो अणुभार होता है वो होता है आपके पास में 108 और N क्या होता है 1 होता है। क्लियर। दूसरा हमने क्या करा, फैराडे के द्वितीय नियम से W1/W2 E1/E2। क्लियर भी बात। तो जो मान था आपने रख दिया। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, लगभग W2 = 1.85 ग्राम आ रहा है। एक बार आपने क्या करना है, पहले आप अगर आपने वीडियो को देख लिया, ठीक है, तो आप क्या करना है कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे पॉज कर देना, ठीक है, उसके बाद आप खुद से उसका क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जितने भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, एक न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क में मिलेगा, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको किसमें दिया जाएगा, होमवर्क में, ठीक है। तो इसको देखते हैं न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, किसी धातु में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की सतह पर चांदी 1 mm मोटाई की परत को विद्युत लेपन क्रिया द्वारा चढ़ाने के लिए 10 एम्पियर की विद्युत धारा को कितने समय में के लिए प्रवाहित किया जाएगा कि चांदी का घनत्व, चांदी का परमाणु भार भी दिया है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि इसमें तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपका फैराडे का प्रथम नियम लगेगा या द्वितीय नियम लगेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। सबसे पहले इसको मैं हल्का फुल्का समझा देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या जो गिवन है, ठीक है, जैसे आपके पास में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दे रखा है, मोटाई दे रखी है, इससे आप द्रव्यमान निकाल दोगे, फिर आप घनत्व, द्रव्यमान, ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना, कर लोगे आप, ठीक है। 10 I दे रखा है कितने समय में, इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या निकालना है, T निकालना है। तो आप T निकालोगे तो आपका, अब आप क्या समझे इससे कि आप T निकालो तो यहाँ पे आपका लगेगा फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, Z = I/T। तो बस क्या करना है, हाँ, आप जो यहाँ पे घनत्व दे रखा है आपको या फिर क्षेत्रफल वगैरह, मोटाई वगैरह, इससे आप क्या निकालोगे, उसका द्रव्यमान या पदार्थ की मात्रा आप निकालोगे, ठीक है। Z भी आपको गिवन है, Z = आपके पास में क्या होता है, Z = होता है E अपॉन आपका क्या होता है F, ठीक है। E आपको गिवन है, यहाँ पे 108 हो जाएगा E, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना E = आपके पास में क्या होता है M/N। तो 108 अणुभार हो गया, N क्या हो गया 1, ठीक है। तो Z = क्या हो जाएगा, E अपॉन आपका कितना आ जाएगा 96500 आ जाएगा। आइए आपको गिवन है, D आपने निकालना है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं आपके पास में शुष्क सेल में। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपके पास में, शुष्क सेल की संरचना कार्यविधि, इससे संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए। अब आप बोलोगे कि शुष्क सेल तो आपने पढ़ाया था, वो आपने सेल के, जब आप सेल पढ़ा रहे थे वहां पे आपने बताया था, ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल में दिया था आपको बताया गया था, कहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपके पास में, वो एग्जाम्पल दिया था आपके पास में जब आपने सेल पढ़ा होगा। सेल के 2 प्रकार पढ़े होंगे, एक होता है आपके पास में प्राथमिक सेल होता है, दूसरा, वैसे तो वैसे आपके पास में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपको 2 प्रकार का बताया गया, तीसरा प्रकार की आपका अभी आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपके पास में जो शुष्क सेल होता है वो होता है, चलो पहले हम नॉर्मली सेल की बात करते हैं। सेल आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेल होता है, दूसरा होता है आपके पास में सेकेंडरी, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। प्राथमिक आपको पता है जो हम एक बार, केवल जिनका यूज एक बार में होता है, दोबारा उनका कोई यूज ही नहीं होता। जो आपके पास में वही आपका क्या है, शुष्क सेल का उदाहरण था ना आपके पास में प्राथमिक सेल का, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास में क्या है कि जो आपका सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीय सेल होता है, उनका तो क्या होता है कि उन्हें हम क्या कर देते हैं, एक बार यूज करा फिर क्या कर देते, चार्ज करते हैं, फिर दोबारा हम क्या कर देते हैं, उनको यूज कर देते हैं। क्लियर है। चलो हम फिलहाल हम शुष्क सेल के बारे में, ठीक है। तो शुष्क सेल आपका क्या है, तो शुष्क सेल है आपके पास में कि यह जिंक धातु से बना एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें सेल के मध्य भाग में, अब ये थोड़ा थ्योरी का तो किसी को मजा नहीं आता ना पढ़ने में, थ्योरी, ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम इसे, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर डायग्राम में जाएंगे, फिर दोबारा से हम किस में आ जाएंगे, थ्योरी में आ जाएंगे, तो ज्यादा सही रहता है, मजा आता है उसमें। सबसे पहले जिंक धातु से बना एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें सेल के मध्य भाग में एक कार्बन ग्रेफाइट के द्वारा छड़ लगी होती है जो ऊपरी सिरे से एक मेटल कैप से जुड़ी होती है, ठीक है। कार्बन की छड़ तथा जिंक के पात्र में MnO2 और जो आपके पास में 9 सादर होता है NH4Cl का शुष्क पाउडर विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जब शुष्क सेल को किसी परिपथ में संयोजित किया जाता है तो इसमें क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स क्या हो गया आपके पास में, अपचयन, जिसमें आपका अपचयन और उपचयन होती है, ठीक है। ये फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को निम्न प्रकार से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। थोड़ा सा हम इसका क्या कर देते हैं डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो डायग्राम क्या होगा कि आपके पास में क्या है, सबसे पहले तो एक पात्र है, क्या है आपके पास में एक पात्र है। दूसरी चीज इसमें क्या बोला गया है कि एक पात्र है जिसमें आपके पास में किसकी छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में किसकी छड़ है, ये है आपके पास में ग्रेफाइट की। जैसे अगर आपने किसी बचपन में आपने अगर किसी सेल को तोड़ा फोड़ा होगा ना, जैसे हम बन जाते हैं ना, भाई हमें तो इंजीनियर बनना है, देखना है हमें तो कुछ ना कुछ इनोवेशन नया कुछ निकालना है हमें, तो हम क्या कर देते हैं, सेल को हमने क्या करा, एक जो आपके पास में प्राइमरी सेल होता है उसको लिया और पत्थर से या जो भी मिला उसको क्या कर दिया, हम उसको फोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर अगर किसी ने चरखी वगैरह खेली होगी, ठीक है, जैसे आपके पास में सेल होते हैं ना, तो सेल के पीछे में अगर मैं आपको सेल दिखाऊं तो आपके पास में सेल होता है, तो उसमें आपके पास में अगर सेल जैसे उसका ऊपर का मैटर निकालोगे ना, तो उसमें आपके पास में क्या होता है, फिर हम उससे छेद करके फिर हम चरखी चरखी खेलते थे। किस किस ने खेला है भाई, ठीक है, मैंने तो बहुत खेला था, मुझे बहुत मजा आता था। ठीक है, तो जैसे अगर आप सेल निकालोगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार के सेल होते थे, ये वाला सेल। ठीक है, तो इससे हम ये ब्लू वाली जो आपकी ये वाली चिप होती थी निकालते थे ना इसको हम, तो इसको जब हम फोड़ते थे तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने गौर करा होगा देखा होगा, तो इससे क्या निकलता था, एक काले रंग का देखा होगा आपने, थोड़ा पाउडर निकलता था, और जो अंदर होती थी ना वो काले रंग की होती थी। तो वो क्या होती है आपके पास में, अगर देखोगे आप ड्राई सेल में, तो इसमें आपके पास में काले रंग की क्या होती है, छड़ होती है। ठीक है, देखा होगा आपने, तभी आप जब इसको फोड़ते हो तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाता है, ये तो खैर मुझसे होगा नहीं, इससे हम फोड़ नहीं सकते ठीक है, कोशिश करेंगे किसी शॉर्ट में आपको दिखाया जाए। ठीक है, इसके अंदर का वैसे देखा होगा यार, बहुत सारों ने देखा होगा। ठीक है, तो आपके पास में इस तरीके से क्या होती है, ग्रेफाइट के उसके अंदर छड़ होती है। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये जिंक की क्या होती है आपके पास में लेयर होती है। ठीक, फिलहाल इतना। दूसरी चीज आपके पास में यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास में ग्रेफाइट की छड़ होती है। क्लियर हुई इतनी बात आपको। दूसरा इसमें आपके पास में क्या होता है कि जैसे आपके पास में ये छड़ हो गई ना, इस टाइप की लेयर होती है। ठीक है, दो तीन यहाँ पे आपके पास में क्या होती है, लेयर होती है, और इसी में आपके पास में दो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ये होता है, ये प्लास्टिक का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये प्लास्टिक की कैप होती है। कैप तो नहीं बोलेंगे, कैप आपके पास में यहाँ पे होती है, ये होती है यहाँ पे आपकी मेटल की कैप होती है। ठीक है, किस चीज की कैप होती है, मेटल कैप। क्लियर हुई इतनी बात आपको। यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में क्या हो जाती है, मेटल कैप हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता है कि जो आपके पास में पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ये क्या है आपके पास में, जिंक की परत है, Zn की परत। अब यहाँ पे आपके पास में डायग्राम में जो आपका यहाँ पे आपके पास में क्या होता है, एक संरंध्र पेपर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, संरंध्र पेपर। और जो इसके अंदर अभी आपने पढ़ा था ना, कि क्या पढ़ा था आपने, क्या हम क्या करते हैं, नौ सादर, और जो आपके पास में MN होता है। ठीक है, जो आपके पास में दूसरा क्या होता है, मैग्नीज क्लोराइड होता है। ठीक है, उसमें आपका क्या, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है आपका। ठीक है, जो आपके पास में क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 होता है, उसके क्या होता है, सूक्ष्म पाउडर होता है, जो किस रूप में कार्य करता है आपके पास में, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्यरत होते हैं। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अंदर होता है आपके पास में यहाँ पे एक जो बाहर वाली लेयर है। ठीक है, ये संरंध्र के अंदर होता है, इसमें होता है आपके पास में MnO2 और प्लस कार्बन का सूक्ष्म पाउडर। और जो आपके पास में संरंध्र से बाहर का है, यहां पे होता है आपके पास में ये वाली। ठीक है, ये है आपके पास में 9 सादर NH4 और Cl सॉरी NH4Cl प्लस आपके पास में क्या होता है, दूसरा जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 का क्या होता है, यहाँ पे ये लेयर होती है। NH4Cl प्लस ZnCl2 का क्या होता है यहाँ पे, की परत। ठीक है, ये रेड पेन आपको विजिबल है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाती है, अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है आपके पास में, अभी आपको डायग्राम समझ में आ गया कि यहाँ पे आपके पास में ये क्या होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है। ठीक है, इसको भी लिख देना, क्या है ये आपके पास में, ग्रेफाइट की
रोड या आप क्या बोल सकते हो, इसे छड़ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में ग्रेफाइट की छड़ होती है। दूसरी चीज आपके पास में मेटल कैप होती है। तीसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है आपको कि यहाँ पे आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे होता है आपके पास में पॉजिटिव, ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे होता है आपके पास में नेगेटिव। क्लियर। अब हम इनको जब दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जोड़ने पर क्या होता है, जोड़ने पे यहाँ पे आपके पास में ये यहाँ से जो ऋणात्मक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे मेटल कैप की तरफ चले जाते हैं। क्लियर भी बात। यहाँ पे आपके पास में अगर हम जैसे रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, जो सूक्ष्म सेल की अभिक्रिया होगी वो आपके पास में एनोड के रूप में क्या होगा, यहाँ पे जो आपका जिंक है, ठीक है, जो आपके पास में जिंक है वो क्या करता है, आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसमें। तो ये क्या करेगा, आपका अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है, एज एनोड, एनोड के रूप में, ठीक है, लिख देना एनोड के रूप में, एज एनोड में क्या हो जाएगा, जिंक, ये वाली रिएक्शन आप लिख देना। क्लियर भी बात। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई आपके, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि आपका जो एनोड होगा, ठीक है, जो यहाँ पे आपका एनोड होगा वो किस रूप में कार्यरत होगा, वो होगा आपके पास में ऋणात्मक। किस रूप में होगा, आपका ऋणात्मक रूप में होगा। क्लियर भी बात आपको इतनी कि जो आपके पास में एनोड है वो किस रूप में हो जाएगा, आपके पास में ऋणात्मक रूप में कार्यरत हो जाएगा। क्लियर भी इतनी बात आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है आपके पास में, दूसरा आएगा MnO2 एज कैथोड में, एज कैथोड, ठीक है। एज कैथोड में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास में आ जाएगा MnO2, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी एज कैथोड में, ठीक है, जिंक आ गया, दूसरा आपके पास में क्या आ जाएगा, MnO2 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा, नौसादर आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको आप क्या करोगे, इनका आयनन करोगे, ठीक है, जब इनका आयनन होगा तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH4 आएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, NH4 आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे जाएंगे, आपके पास में ग्रहण किए जाएंगे। क्लियर हुई बात आपको यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2, ठीक है, 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे Mn, ठीक है, आपके पास में क्या बन जाएगा 2 MnO और OH। क्लियर। तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगी, NH3। क्लियर भी बात। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे एज कैथोड में, आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये रिएक्शन बन जाएगी। एज एनोड में तो थोड़ा सा है, ये तो आपने पढ़ा है। एज एनोड में आप लेते हो, क्या लेते हो, जिंक लेते हो। जिंक की यहाँ पे आपके पास में Zn इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे जाएंगे, त्यागे जाएंगे, ठीक है। एज कैथोड में आपके पास में क्या आ जाएगा, MnO2। तीसरी चीज आपके पास में क्या आ जाएगी, NH4, ठीक है। तीसरा आपके पास में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे, और ये बनेगा आपके पास में NH4 का तो कोई NH4 तो कोई आयन नहीं होता, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, NH3, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, ठीक है। तो बैलेंस आपने करना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास में अमोनिया बन जाएगा। क्लियर हुई बात। दूसरा हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, मैग्नीज ऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा। क्लियर भी इतनी बात। एज कैथोड और एज एनोड में आप क्या कर देना, इसको लिख देना, इतना ठीक। इतनी बात हुई क्लियर आपको। सेल रिएक्शन में भी देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। सेल रिएक्शन में किस प्रकार से आएगा, सेल रिएक्शन में तो आपने डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। क्या क्या आएगा आपके पास में सॉरी, सेल रिएक्शन में आ जाएगा आपके पास में MnO2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है। इनको बैलेंस कर लेना, 2 हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास में, ठीक। MnO2 और क्या आ जाएगा आपके पास में NH4। तीसरी चीज आपके पास में क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2+ होगा ना, ठीक है। इनको भी लिख देना 2+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिंक में 2+ आ जाएगा, और आपका जो ये वाले हैं ये एज इट इज रहेंगे प्लस में, MnO2+ आपके पास में क्या आ जाएगा, रिएक्शन करके ये वाली, ठीक है, हाइड्रोजन मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, MnOOH, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास में NH3, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो जाएगी, एज एनोड में
एज कैथोड में, और आपके पास में क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात, आपको समझ में आई? ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। सबसे पहले क्या करना था आपने, एक आपके पास में क्या था, जिंक की परत थी, दूसरी चीज में ग्रेफाइट की रोड थी, ऊपर क्या था, मेटल कैप था। तीसरी चीज यहाँ पे जो आपके पास में लेयर थी, या जो आपके पास में सूक्ष्म पाउडर था जो विद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा था, वो आपके पास में क्या था, NH4Cl और जिंक क्लोराइड था। ठीक है, नौसादर और जिंक क्लोराइड। दूसरा आपके पास में क्या था, MnO2 प्लस कार्बन। ठीक है, क्लियर हुई बात? थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं एक बार, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम थ्योरी पार्ट में कि यह जिंक धातु से बना एक बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, बना दिया था बेलनाकार पात्र जिंक धातु की, जिसमें सेल के मध्य भाग में एक कार्बन या ग्रेफाइट का ऊर्ध्वाधर छड़ होती है। छड़ भी लगा दी थी आपने ग्रेफाइट की, जो ऊपरी सिले में एक मेटल कैप से जुड़ी होती है। मेटल कैप भी जोड़ दिया था। कार्बन की छड़ तथा जिंक पात्र के मध्य MnO2 तथा नौसादर, ठीक है, का शुष्क पाउडर। अब ये इसको याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, MnO2 NH4Cl का सूक्ष्म पाउडर क्या करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्यरत होता है या कार्य करता है। क्लियर हुई बात? जब सूक्ष्म सेल को किसी परिपथ से संयोजित किया जाता है, अब हमने क्या करा था, सूक्ष्म सेल को संयोजित किया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि आपने माइनस को किसे जोड़ दिया, आपके पास में किसी परिपथ के द्वारा प्लस से हम क्या कर देते, जोड़ देते, तो वहां पे आपके पास में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, माइनस से ऋणात्मक से किसकी तरफ, धनात्मक की तरफ अपने विपरीत आवेशित आयनों में जाने लगते हैं। तो सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब वहां पे रेडॉक्स में क्या होता है, एज एनोड ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, रेडॉक्स क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे आपके पास में, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीकरण प्लस आपके पास में क्या जाता है, अपचयन। क्लियर हुई बात? ये फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा को निम्न रूप प्रकार से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। याद रखना, जो शुष्क सेल है वो क्या कार्य करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर हुई इतनी बात आपको? ठीक है, एक बार आप दोबारा से देख लेना, डायग्राम भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप डायग्राम का भी। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, एक बार अगर आपको ना भी समझ में आए ना, तो आप क्या कर लेना, आप क्या करोगे, आप क्या करना है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल को भी देख लेना, जो सूक्ष्म सेल बताया वो उसको भी आप क्या कर लेना, दोबारा से देख लेना, अगर एक बार में आपको समझ में ना आए। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। ठीक, सब कुछ बता दिया गया आपको, फैराडे का प्रथम नियम लगेगा, सब कुछ वैल्यू दे रखी है, आपको केवल क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं। कल हम पढ़ेंगे ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे, उससे आगे भी थोड़ा सा हम संचारण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। संचारण आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा वैसे, तो थोड़ा सा हम उसमें एक बार संचारण को पूरी डिटेल से थोड़ा सा देख लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास में 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिलहाल। ठीक है, धन्यवाद।